हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम दिनेश कुमार एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडी पॉइंट। आज मैं आप सभी के लिए ग्रामर से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर के आया हूं जो आपके कम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपकी बहुत मदद करेगा। जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं जिसमें ग्रामर से क्वेश्चंस आते हैं वो आपके सिंटैक्स से मोस्टली सिंटैक्स से लिए जाते हैं। तो ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण। यदि आप ग्रामर की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए। वीडियो स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। वीडियो के लास्ट तक आपको एहसास होगा कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ मिला, आपके बहुत ढेर सारे डाउट्स क्लियर हुए। आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जैसे मैं इसके बाद वाले पार्ट्स को या फिर और दूसरी वीडियोज अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए आपके सामने सिंटैक्स जो आपका चैप्टर है आ चुका है। सबसे पहले जानेंगे सिंटैक्स को हिंदी में क्या कहते हैं। सिंटैक्स को हिंदी में वाक्य रचना या वाक्य विन्यास कहते हैं और इसके साथ इसका परिभाषा भी देख लेते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिंटैक्स इन इंग्लिश। तो परिभाषा आपके सामने है, इसको देखेंगे। द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटैक्स। यहाँ किसी परिभाषा को याद नहीं किया जाता है, सिर्फ उसको समझते हैं, यानी इसी के बारे में कहा जाता है। सिंटैक्स क्या है आप इसी को जान लीजिए, आप खुद की परिभाषा बना सकते हैं। ट्राई टू मेक योर ओन डेफिनेशन ऑफ सिंटैक्स। इफ यू कैन अंडरस्टैंड इट यू कैन मेक इट्स डेफिनेशन एंड इट विल बी मोर इफेक्टिव टू यू। तो इसमें करेक्ट अरेंजमेंट यानी व्यवस्था, एक फॉर्मूला होता है सेंटेंस में वर्ड्स को रखने का, वो आपको पता होना चाहिए और उसका फॉर्म पता होना चाहिए। फर्स्ट, सेकंड या पजेसिव है या एस्केटिव है या वर्ब है, उसको किस रूप में रखना है, इन सब का रूप भी होता है। तो उसी सभी के सही व्यवस्था से एक सही सेंटेंस बनाना ही आपका सिंटैक्स कहलाता है। तो चलिए हिंदी में इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। वाक्य में शब्दों को सही क्रम व सही रूप में रखने को ही सिंटैक्स कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ आपके सामने दो सेंटेंस आए हुए हैं, एक इनकरेक्ट है दूसरा करेक्ट है। अब इनकरेक्ट सेंटेंस में सही क्रम व सही रूप में शब्द को नहीं रखा गया है। चलिए पकड़ते हैं एरर कहाँ है। तो जो आपका पहला सेंटेंस है इनकरेक्ट वाला, ही इज गोइंग टू द मुंबई, यहाँ पर जो मुंबई है इसके पहले जो द का प्रयोग हुआ है ये अननेसेसरली है, यानी अननेसेसरी यूज ऑफ द है। तो ये आपका सेंटेंस गलत हो गया। इसी तरह से यदि हमारे पास यदि हमें सिंटैक्स का नॉलेज नहीं है तो हम सेंटेंस को करेक्ट नहीं कर पाएंगे। आपने देखा होगा कि एग्जाम्स में एक सेंटेंस के 3 और 4 पार्ट्स दिए जाते हैं, आपसे कहा जाता है कि आप उसमें से जो गलत पार्ट है उसको निकालिए। तो इसी तरह से यदि आपको नॉलेज रहेगा तो बिल्कुल आप अच्छे से उसको निकाल पाएंगे और वो क्वेश्चन आपका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। यहाँ पर देखते हैं सिंटैक्स का अध्ययन हम किस रूल के अंतर्गत इस वीडियो में करेंगे। वैसे रूल्स तो बहुत हैं, हमें आगे वीडियोस भी अपलोड करनी हैं तो उसमें दूसरे रूल आएंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं खास रूल लेकर के आया हूँ। वो रूल है आर्टिकल का। आर्टिकल का अर्थ होता है उपपद। तो यहाँ हम आर्टिकल्स से संबंधित रूल को देखेंगे। तो आर्टिकल्स कितने होते हैं, आर्टिकल्स जितने हैं वो आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं, इनको ध्यान से देखिए। सबसे पहले आया हुआ है ए, इसके बाद दूसरा आर्टिकल आ रहा है वो है एन, तीसरा आर्टिकल है वो है द। तो इस तरह से आपके स्क्रीन पर 3 आर्टिकल्स आ चुके हैं। यही 3 आर्टिकल्स ही हैं। इन्हीं तीनों के यूज़ का रूल हमें इसमें देखना है इस वीडियो में। अब हम इसके कैटेगरी को बांटते हैं, यानी इसके टाइप्स कितने हैं, आर्टिकल को कितने टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। तो आर्टिकल को 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। पहला है इंडेफिनिट आर्टिकल और सेकंड है डेफिनिट आर्टिकल। अब चलिए देखते हैं हम जो आपका इंडेफिनिट आर्टिकल है इसमें इन तीनों में से, 3 ही आर्टिकल हैं, तीनों में से कितने आपके इंडेफिनिट हैं और कितने आपके डेफिनिट हैं। तो ये आपका इंडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत आता है। इसी तरह से दूसरा एन, तो 2 आपके हो गए ए और एन, ये इंडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं। बचा आपका द, वो आपका डेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से आपने देखा कि आर्टिकल के 2 रूप होते हैं, यानी डेफिनिट और इंडेफिनिट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम
इनडेफिनिट आर्टिकल के बारे में जानेंगे। इनडेफिनिट आर्टिकल जो ए और एन है उसका प्रयोग कैसे करते हैं। ए और एन जो कि आपका इंडेफिनिट आर्टिकल है का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ किया जाता है। यानी दो शर्त हैं, एक वो नाउन आपका सिंगुलर होना चाहिए, दूसरा काउंटेबल होना चाहिए, तो हम उसके पहले ये अथवा एन का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। अर्थात अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम ए और एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, यानी इंडेफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपका इनकरेक्ट सेंटेंस आया हुआ है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये और एन का गलत तरीके से प्रयोग हुआ है। तो चलिए देखते हैं। दिस इज चेयर मेड ऑफ प्लास्टिक। यहाँ पर दो नाउन आपके सेंटेंस में आए हुए हैं, पहला है चेयर और दूसरा आपका है प्लास्टिक। अब देखते हैं, चेयर आपका काउंटेबल है जबकि प्लास्टिक आपका अनकाउंटेबल नाउन है। चेयर को हम गिन सकते हैं जबकि प्लास्टिक तो ये पूरे अपनी जाति का बोध करा रहा है, चाहे वो कुर्सी में लगी हुई प्लास्टिक हो या फिर कोई बॉक्स बना हुआ हो, कोई गाड़ी बनी हुई हो या कोई खिलौना हो। ठीक है, तो ये अपनी जाति का बोध कर रहा है यहाँ पर, तो ये आपका काउंटेबल नहीं है। इसके पहले यहाँ ए का प्रयोग गलत है, जबकि यहाँ चेयर के पहले आ का प्रयोग होना चाहिए था। तो आपका सेंटेंस करेक्ट कैसे होता? करेक्ट इस तरह से है, इसमें सिंटेक्स का प्रयोग हुआ है, दिस इज अ चेयर मेड ऑफ प्लास्टिक। तो इस तरह से यदि हम इन सभी रूल्स को जानेंगे तो जो सेंटेंस हमारे एग्जाम में आएंगे हम उनको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं और इसी के साथ इसका करेक्ट भी देख लेते हैं। तो इनकरेक्ट है, देयर लिव्ड अ फ्रॉग इन अ वाटर। अब यहाँ देखते हैं वाटर आपका अनकाउंटेबल है, इसको हम गिन नहीं सकते हैं, जबकि फ्रॉग को गिन सकते हैं, यानी मेढक को गिन सकते हैं। तो पानी में एक मेढक रहता था, इसमें जो आपका फ्रॉग है ये काउंटेबल है, इसके पहले ए का प्रयोग है, जबकि वाटर अनकाउंटेबल है, इसके पहले जो ए का प्रयोग है वो गलत है, तो इसको हम रिमूव कर देंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं डेफिनिट आर्टिकल को। इस स्लाइड में हम डेफिनिट आर्टिकल के बारे में जानेंगे। तो जो आपका डेफिनिट आर्टिकल है द, इसका प्रयोग निश्चित नाउन्स के साथ होता है, इसका भी शर्त है निश्चित होना चाहिए। निश्चित कैसे होता है ये आगे देखते हैं। अर्थात जिस नाउन को हम पहले से ही जानते हैं, मान लीजिए किसी नाउन का जिक्र हो रहा है आपके सेंटेंस में और वो आगे आए हुए किसी नाउन से या आपसे वो फैमिलियर है, परिचित है, पहले से हम जानते हैं उसके बारे में, तो वो आपका निश्चित नाउन कहलाता है। तो ऐसे में उसके साथ हम द का प्रयोग करते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर जो इनकरेक्ट सेंटेंस है इसमें ही वांट्स टू मीट क्लास टीचर। अब यहाँ पर ही एक लड़का है, वो क्लास टीचर से मिलना चाहता है। अब वो क्लास टीचर चाहे उसका खुद का हो तो भी उससे परिचित है, यदि उसके सिस्टर का या उसके ब्रदर का है तब भी उसी टीचर से वो मिलने जा रहा है जो उसके भाई का क्लास टीचर है या उसके सिस्टर का क्लास टीचर है। तो इस तरह से वो आपका निश्चित नाउन है। पूरे स्कूल में बहुत से क्लास टीचर होंगे, सभी क्लास के क्लास टीचर होंगे, लेकिन उन सबसे मतलब नहीं है, ये मिलने जा रहा है अपने निश्चित क्लास टीचर से। ठीक है, तो ये इस तरह से निश्चित होगा। जब ये निश्चित के रूप में प्रयोग होगा तो इसके पहले हमें दा का प्रयोग यहाँ करना पड़ेगा, इसलिए सेंटेंस गलत है क्योंकि यहाँ दा का प्रयोग नहीं है। चलिए करेक्ट सेंटेंस को देखते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर आपको दा का प्रयोग मिलता है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, इसके साथ इसका करेक्ट भी देख लेते हैं। यहाँ पर जो आपका दूसरा आया हुआ है ये वाला इनकरेक्ट, इसमें माई फादर वांट्स, इसमें सिर्फ मैंने क्या किया है, सेंटेंस वही रखा है लेकिन ही को रिप्लेस कर दिया है माई फादर से। यहाँ पर मान लीजिए ये अपने क्लास टीचर से खुद ही मिलने जा रहा था तो वो परिचित ही है, इसलिए दा का प्रयोग हुआ। लेकिन यहाँ पर इसके पिताजी मिलने जा रहे हैं तो भी ये आपका डेफिनेट नाउन ही है, क्लास टीचर, क्योंकि वो पिता अपने पुत्र के क्लास टीचर से मिलने जा रहा है, निश्चित है। ठीक है, तो दा का प्रयोग हुआ। इसी तरह से हम नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं और अब शुरू करते हैं। अभी तक तो हम जाने हैं डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल। अब हम शुरू करते हैं रूल इनडेफिनिट आर्टिकल के प्रयोग का, अर्थात ए का प्रयोग। अब हम यहाँ सीखेंगे कि ए का प्रयोग हम कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं। तो पहला रूल है, ए का प्रयोग उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ
एक का भाव प्रकट करने के लिए किया जाता है जिसका उच्चारण कॉन्सोनेंट की आवाज़ से होता है। इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। जो कॉन्सोनेंट की आवाज़, इसका मतलब जो वर्ड इंग्लिश में आपके सामने आएगा उसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी में भी देखा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। यानी हिंदी के अक्षर से शुरू होता है, यदि वो हिंदी के व्यंजन अक्षर से शुरू होता है तो उसके पहले हम ए का प्रयोग करेंगे, और वो सिंगुलर काउंटेबल होना चाहिए, यानी एक वचन में होना चाहिए और उसको गिना जा सके, तो हम ए का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल से। यहाँ पर एग्जाम्पल में आपको ढेर सारे नाउन्स मिल रहे हैं। पहला है डॉग, दूसरा बुक, तीसरा मोबाइल और पेन, इसी तरह से यूनिवर्सिटी। इन सब में आपने देखा क्लियर है, डी से शुरू हो रहा है तो डी आपका व्यंजन है यानी कॉन्सोनेंट है, बी आपका कॉन्सोनेंट है, एम आपका कॉन्सोनेंट है, पी आपका कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले जो वर्ड्स हैं उनके पहले हम ए का प्रयोग करेंगे, इतना तो क्लियर है। लेकिन इसके लास्ट वाले वर्ड में हमें कुछ कन्फ्यूजन है, तो कन्फ्यूजन दूर करते हैं। इसमें लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी, जो कि ये वावेल अक्षर यू से शुरू होता है, तो इसके पहले एन लगना चाहिए था, ऐसा आप सोच रहे होंगे, लेकिन नहीं। एक एक्स्ट्रा एडवांस रूल है, उस रूल को आपको फॉलो करना होगा। यही सिंटेक्स का इम्पोर्टेंस है। सिंटेक्स ये आपको बताता है कि यदि कोई वर्ड जो कि वावेल से शुरू हो रहा है, यदि उसका उच्चारण हिंदी के व्यंजन अक्षर से शुरू होता है, जैसे यू, यहाँ तो वावेल है लेकिन इसका उच्चारण या से शुरू होता है, यू, तो यहाँ पर इस शब्द के पहले हम एन का प्रयोग ना करके ए का प्रयोग करेंगे, तो ये आपका सही है। चलिए और कुछ एग्जाम्पल लेकर के हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर यूटेंसिल, यू है जो कि वावेल है, फिर भी यहाँ ए लगा है, क्यों? क्योंकि ये यू जो है वो या से शुरू हो रहा है, या उच्चारण दे रहा है, ठीक है। इसी तरह से जो वन है वो से शुरू हो रहा है, वो आपका वावेल है, लेकिन जब इसका हम उच्चारण करते हैं तो हिंदी के वा से शुरू होता है, वन। तो ऐसे में इस वन के पहले एन ना लग करके ए लगेगा। इसी तरह से इसमें भी, इसी तरह से इसमें भी। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल सेकंड। अब रूल सेकंड आपका जो है, सिंगुलर नंबर में कॉमन नाउन से पहले, यदि आपका जो नाउन आया है वो सिंगुलर में तो है, लेकिन कॉमन नाउन में जातिवाचक संज्ञा यानी जातिवाचक संज्ञा है, तो उसके पहले एनी का भाव प्रकट करने के लिए, यानी कोई या किसी, जो अनिश्चितता का बोध कराता है, तो उसके लिए भी हम ए का प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल से। यहाँ आपके सामने 3 एग्जाम्पल्स हैं। पहला एग्जाम्पल है अ किंग हैड 4 सन्स। यदि इसका हिंदी अर्थ निकालें तो हिंदी अर्थ इस तरह से होगा, किसी राजा के 4 बेटे थे, किसी राजा के 4 बेटे थे। तो यहाँ अ किंग का अर्थ है कि वो जो राजा था अनिश्चित है, हम उसके बारे में नहीं जानते हैं, पता नहीं कौन राजा था, हाँ बात सुने हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि वो राजा कौन था, तो इसलिए अनिश्चित हुआ। लेकिन अनिश्चित तो है, अनिश्चित के साथ साथ किसी या कोई का भाव भी दे रहा है, जैसे किसी राजा के 4 बेटे थे, तो आप समझ गए होंगे ये भाव देने के लिए इस किंग के पहले ए का प्रयोग हुआ है। इसी तरह से दूसरे को हम देखते हैं, देयर लिव्ड अ लायन इन अ फॉरेस्ट। तो यहाँ अ फॉरेस्ट में भी हम किसी का अर्थ ले सकते हैं, जैसे किसी जंगल में एक शेर रहता था, और इसमें भी कोई का अर्थ ले सकते हैं। अब देखते हैं हिंदी अर्थ, किसी जंगल में कोई शेर रहता था। इससे ए का भी अर्थ निकलता है कि किसी जंगल में एक शेर रहता था। इससे भी हम एक का अर्थ निकाल लेते हैं, यानी एक जंगल में कोई शेर रहता था। तो आपने देखा कि ए से एक का अर्थ तो निकलता ही है, साथ ही किसी या कोई का भी अर्थ निकलता है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हम देख रहे हैं, सेंटेंस नंबर 3। ये है वन आइड मैन केम टू माई ऑफिस, यानी इसमें आप देख रहे हैं कि एक काना आदमी, मतलब एक आंखों वाला आदमी मेरे ऑफिस में आया, लेकिन मैं जानता नहीं हूँ वो कौन था, बस उसका परिचय यही है कि वो एक आंख वाला था। तो ये अनिश्चित है क्योंकि उसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है। तो ऐसे में यहाँ पर भी कोई, यानी कोई एक आंखों वाला आदमी मेरे ऑफिस में आया, तो कोई का अर्थ देने के लिए ए का प्रयोग हुआ है। ये रूल नंबर 3 देखते हैं। रूल नंबर 3 में बताया जा रहा है द सेम, यानी एक समान
का भाव प्रकट करने के लिए भी हम नाउन के पहले ए का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ एग्जाम्पल आपके सामने आ चुका है। यहाँ एग्जाम्पल में एक प्रोवर्ब दिया हुआ है। प्रोवर्ब को पढ़ते हैं। बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। इसका हिंदी अर्थ हुआ चोर चोर मौसेरे भाई। ये एक कहावत है, लेकिन हमें उस प्रोवर्ब से कोई लेना देना नहीं है। हमें एक ग्रामेटिकल जो रूल है एक समान वाला, इसको समझने की कोशिश करना है। बर्ड्स यानी चिड़िया, ऑफ अ फेदर एक जैसी पंखों वाली, यानी एक पंखों वाली चिड़िया, मतलब ऐसी चिड़िया जिनके पंख एक समान हैं। वो फ्लॉक मीन्स झुंड बनाती हैं, टगेदर साथ साथ, वो ये साथ साथ झुंड बनाती हैं। तो यहाँ पर एक समान पंखों वाली, तो एक समान का अर्थ देने के लिए हमें इस फेदर के पहले ए का प्रयोग करना पड़ा है। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। रूल नंबर 4, जब हम एक प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह करते हैं या किया जाता है तो उससे पहले ए का प्रयोग किया जाता है। ध्यान से समझेंगे। प्रॉपर नाउन मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा और कॉमन नाउन मीन्स जातिवाचक संज्ञा। जब हम किसी व्यक्ति के नाम को जाति के रूप में पेश करेंगे तो उससे पहले आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। चलिए एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ 2 एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। पहला है ही इज़ अ मिल्टन। मिल्टन एक ग्रेट पोएट थे इंग्लिश लैंग्वेज के। तो यहाँ पर ये इतने ग्रेट थे कि इनकी एक जाति बना दी गई। जो भी पोएट इस तरह के महानता को रखता है, इतना विद्वान है मिल्टन जितना, उसको हम मिल्टन की जाति में शामिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो मिल्टन है वो एक जाति का बोध करा रहा है और उसके पहले हमें ए का प्रयोग करना है। इसी तरह से हम दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। दूसरा सेंटेंस आपका है ही इज़ अ महात्मा गांधी। यहाँ महात्मा गांधी की अपनी अलग जाति थी, अर्थात उनके जितना सज्जन, उनके जितना सत्यवादी, आदर्शवादी जो भी व्यक्ति होगा उसको महात्मा गांधी की जाति में शामिल किया जाता है। तो इस तरह से महात्मा गांधी को जाति के रूप में पेश किया गया तो उसके पहले ए का प्रयोग मिला। चलिए रूल नंबर 5 देखते हैं। प्रति का भाव प्रकट करने के लिए भी हम ए का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जाम्पल है हिज इनकम इज ₹25,000 अ मंथ, यानी उसकी आय एक महीने में 25,000 रुपये है। अर्थात अब देखिए एक महीना, एक का मतलब प्रति महीना, यहाँ आपको समझना है प्रति महीना, ठीक है। तो उसकी आय प्रति महीना 25,000 रुपये है। तो इसी से एक का भाव प्रकट हो रहा है, इसी से प्रति का भाव भी प्रकट हो रहा है, ठीक है, समझ गए। दूसरे सेंटेंस को भी इसी तरह समझेंगे। हिज सन स्पेंड्स ₹500 अ डे, यानी अ डे मीन्स पर डे, यहाँ पर डे भी लिखा जा सकता है। तो पर का अर्थ प्रकट करने के लिए भी हम ए का प्रयोग करते हैं, यानी प्रतिदिन वो 500 रुपये खर्च करता है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, कमेंट करिए, मुझे मोटिवेट करिए ताकि मैं आपके लिए नए नए वीडियोस नई जोश के साथ लाता रहूं। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में दिए हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि मैं इस वीडियो के बचे हुए पार्ट को जब अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जोश नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।